अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ अगर किसी को या हमारी फैमिली में किसी को कोई ज़हनी या नफ्सियाती मसला हो जाता है तो इसे बाइसे शर्म समझा जाता है। कहा जाता है कि वो पागल हो गया है, उसमें क़ुव्वत इरादी की कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये मज़हब से दूरी का नतीजा है या फिर वो ड्रामे कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकाइट्रिक इश्यूज़ या ज़हनी अमराज इतना स्टिग्माटाइज्ड क्यों हैं, इनके बारे में लोगों के इतने मनफी रवैये क्यों हैं। स्टिग्मा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक सुराख बनाना। माजी में वो लोग जो क्रिमिनल्स होते थे, जो किसी किस्म के जुर्म में मुलव्वस होते थे, उनके सर पे, फोरहेड पे उनको ब्रांडिंग कर दी जाती थी और इसे स्टिग्मा कहा जाता था ताकि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सके, उनको पहचाना जा सके, हर जगह उनकी शनाख्त की जा सके। लेकिन स्टिग्मा जो है बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में, बहुत सारी बीमारियों के बारे में मुख्तलिफ़ वक्तों में पाया जाता रहा है। जैसे ये तपे दिक के बारे में पाया जाता रहा है, मिर्गी के बारे में पाया जाता रहा है, इसके अलावा जज़ाम के बारे में पाया जाता रहा है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आई, आगाही आई इन बीमारियों के बारे में, ये स्टिग्मा कम हो गया। लेकिन नफ्सियाती बीमारियों के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा पाया जाता है। ज़हनी या नफ्सियाती बीमारियों के बारे में स्टिग्मा बेसिकली लोगों के वो मनफी रवैये और सोचें होती हैं जिसकी वजह से वो इंसान जिनको ये बीमारियां होती हैं उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उससे इम्तियाजी सलूक किया जाता है, उसे मुस्तरद कर दिया जाता है, खौफ खाया जाता है, दूर रहा जाता है। बात करेंगे स्टिग्मा कितनी तरह का होता है। स्टिग्मा बेसिकली 3 तरह का होता है। एक है पब्लिक स्टिग्मा, जो लोगों के मनफी रवैये होते हैं साइकाइट्रिक इश्यूज़ के बारे में, ज़हनी बीमारियों के बारे में। जैसे लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने आप में नहीं रहते, इनसे कोई डिसीजन नहीं होता, ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की अच्छी जगह पे ये काम नहीं कर सकते, कोई भी इनसे अच्छे रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती, या ये ड्रामे कर रहे होते हैं, या ये समझा जाता है कि शायद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए इन बीमारियों को खुद चूज़ किया है, या उन पे कोई साया हो गया है, आसेब आ गए हैं और उनसे दूर रहा जाता है, खौफ खाया जाता है। तो ये पब्लिक स्टिग्मा है, जो लोगों का रवैया है, लोगों की मनफी सोचें हैं अबाउट साइकाइट्रिक इश्यूज़। फिर एक सेल्फ स्टिग्मा होता है। सेल्फ स्टिग्मा वो स्टिग्मा है जो इंसान अपने बारे में समझता है। अगर उसे कोई नफ्सियाती बीमारी हो जाती है तो वो समझता है कि वो इनकॉम्पिटेंट हो गया है, वो कोई काम नहीं कर सकता, वो यूज़लेस हो गया है, वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, उससे कोई भी काम नहीं होगा और वो अब उस तरह जिस तरह पहले वो अपनी जॉब कर रहा था या एजुकेशन ले रहा था, अब वो वैसे नहीं कर सकता। तीसरी तरह का स्टिग्मा स्ट्रक्चरल स्टिग्मा होता है। ये बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन का मनफी रवैया होता है अबाउट साइकाइट्रिक इलनेसेस। जैसे अगर किसी को स्कूल या कॉलेज में पता चलता है कि किसी स्टूडेंट के साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स उससे खिंचे खिंचे रहते हैं, उसे समझा जाता है कि अब ये पढ़ाई में वैसे परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर किसी जॉब प्लेस पे पता चले कि इसके साथ कोई ज़हनी मसाइल चल रहे हैं तो समझा जाता है कि अब ये वैसे काम नहीं कर सकता और इससे जॉब से निकाल दिया जाए। या शादी से पहले अगर पता चलता है कि इसके साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं तो ये सोचा जाता है कि ये एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। सो ये स्ट्रक्चरल स्टिग्मा है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का उस बंदे के बारे में होता है जिसको कोई नफ्सियाती मसाइल हैं। स्टिग्मा होता क्यों है, हम नफ्सियाती बीमारियों के बारे में इतना मनफी क्यों सोचते हैं? असल में स्टिग्मा होता है किसी भी चीज़ के बारे में आगाही ना होने की वजह से, प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से, और कुछ दकियानूसी सोचें होती हैं जिस पे हमारा माइंड फिक्स होता है और जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही होती हैं। जैसे समझा जाता है कि नफ्सियाती बीमारियां अगर एक दफ़ा हो जाएं तो इनका इलाज नहीं होता, ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती हैं, ये एक फ़र्द से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाती हैं। जैसे अगर किसी को नफ्सियाती बीमारी है तो ये दूसरे को लग जाती है। और इवन डॉक्टर्स जो नफ्सियाती बीमारियों से डील कर रहे होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो नफ्सियाती बीमारियों से डील कर रहे होते हैं, उनके बारे में लोगों का ये परसेप्शन होती है कि कुछ अरसे बाद ये ख़ुद भी ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। सो समझा जाता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती हैं और अगर इनके साथ रहा जाए तो ये उनको ट्रांसमिट हो सकती हैं। फिर ये भी समझा जाता है कि इनमें विल पावर की कमी है, क़ुव्वत इरादी की कमी है, या ये मज़हब से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं इसलिए नफ्सियाती बीमारियाँ हो जाती हैं, या इनके किरदार की कमज़ोरी है, वीक पर्सनालिटी है।
फिर कुछ ऐसा समझा जाता है कि ये लोग जिनको ज़हनी बीमारियां होती हैं ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी वायलेंस का इर्तिकाब कर सकते हैं, कोई एग्रेशन शो कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, किसी का कत्ल कर सकते हैं, ये डिसाइड नहीं कर पाते। इनके साथ रहने वालों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये काम नहीं कर सकते, ये ड्रामे करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए। ये दकियानूसी सोचें हैं जो ज़हनी अमराज के बारे में तसव्वुर की जाती हैं और जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। हम में से कोई भी जो ऐसी बातें सुनता है इस पर तहकीक करना गवारा नहीं करता कि आया ये सच है कि नहीं, और उस तोहम परस्ती वाली सोचों पे हम चले आ रहे होते हैं, उस पर यकीन किए आ रहे होते हैं और कभी खुद से कोशिश नहीं करते कि समझा जाए कि ये क्या है असल में और क्यों ज़हनी बीमारियों को इतना स्टिग्माटाइज्ड किया जाता है। ये स्टिग्मा ना सिर्फ ज़हनी बीमारियों के बारे में पाया जाता है बल्कि जो ज़हनी बीमारियों के लिए अद्वियात दी जाती हैं उनके बारे में भी लोगों के बहुत मनफी रवैये पाए जाते हैं। जैसे समझा जाता है कि ये एडिक्टिव होती हैं, इनकी आदत हो जाती है, एक दफ़ा लेना शुरू कर दें तो ये छूटती नहीं हैं, आप इन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप इनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनसे आपकी जान भी जा सकती है, ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को ख़राब कर देती हैं, आपके दिमाग को बदल देती हैं, आप पागल हो जाते हैं। बहुत कुछ साइकाइट्रिक बीमारियों के लिए जो अद्वियात दी जाती हैं उनके बारे में बहुत सारी लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। अब बात करेंगे इस तरह के मनफी रवैयों की वजह से वो अफराद जिनको ज़हनी बीमारियां हैं या वो लोग जिनकी फ़ैमिली में किसी को कोई ज़हनी बीमारी का सामना है उन पे क्या असरात होते हैं। सबसे पहले तो वो शख्स जिसको कोई ज़हनी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है तो वो उसको डिनाई करता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसके साथ कोई ज़हनी बीमारी है, वो इसको छुपाता है, वो किसी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आता और अगर ट्रीटमेंट लेना भी शुरू कर देता है तो उसकी कंप्लाइंस नहीं होती, वो अद्वियात उस तरह नहीं लेता क्योंकि जब वो किसी से सुनता है कि इन अद्वियात के इतने नुकसानदेह असरात हैं या फिर इन अद्वियात पर मैं डिपेंडेंट हो जाऊँगा, मैं इनका आदी हो जाऊँगा, तो वो बग़ैर मशवरे के दवाइयाँ लेना छोड़ देता है। उसे सोशल रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, लोग उससे दूर रहते हैं, खौफ खाते हैं, उसे जॉब पर कोई नहीं रखता। अगर वो ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहा है और पता चले कि उसको कोई ज़हनी बीमारी हो गई है तो वहाँ उसे निकालने की कोशिश की जाती है। फिर अगर शादी होनी है और पता चले कि उसके साथ कोई मसला चल रहा है तो शादी में मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह के मसाइल का सामना करने की वजह से वो अक्सर उसकी फ़ैमिली और वो ख़ुद इस बीमारी को हाइड करता है, वो किसी को पता नहीं चलने देता और इस पे बात नहीं करता, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ जाती है, बीमारी का जो इलाज है वो प्रॉपरली नहीं हो सकता। आखिर में मैं बात करूँगी कि हम इस स्टिग्मा को, लोगों के मनफी रवैयों को, इन सोचों को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें जो तोहम परस्त हैं, जो लोगों के नेगेटिव बिलीव्स बने हुए हैं अबाउट साइकाइट्रिक इलनेसेस, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये बताने की ज़रूरत है कि जो ज़हनी बीमारियां हैं वो उतनी ही रियल बीमारी हैं जिस तरह किसी को फिज़िकल इलनेसेस होती हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ का मसला हो जाता है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ में उसकी इंसुलिन कम हो जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी शुगर लेवल मेंटेन नहीं कर सकती। इसी तरह साइकाइट्रिक इश्यूज़ में ब्रेन में डिफरेंट तरह के केमिकल्स कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं और ये उतनी ही रियल बीमारियां हैं और इनका इलाज भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी फ़िज़िकल इलनेस का इलाज ज़रूरी है। और अगर आप किसी फ़िज़िकल इलनेस को एड्रेस नहीं करेंगे, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ होती है या ब्लड प्रेशर का मसला होता है और आप ये वेट करते रहें कि वो खुद ही से ठीक हो जाएगा और इसका इलाज ना करवाएं तो बीमारी बढ़ती जाती है। इसी तरह साइकाइट्रिक इश्यूज़ भी, ज़हनी बीमारियां भी, अगर किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया का मसला है और अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। फिर इसमें हम सबको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जहाँ तक मुमकिन हो सके इस बारे में बात की जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, सेमिनार्स का इनेकाद किया जाए ताकि लोगों को बताया जाए कि ज़हनी बीमारियाँ होती क्या हैं, इनकी क्या अलामात होती हैं, इनके क्या असरात होते हैं। जितना हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतना ही लोगों के मनफी रवैये इसके बारे में कम होते जाएंगे। फिर हमारी मीडिया इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि अक्सर जो ज़हनी बीमारियों का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मीडिया के थ्रू ही आ रहा होता है और मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। मीडिया अक्सर शो करता है कि अगर किसी को ज़हनी बीमारी हो गई है तो वो बिल्कुल पागल हो गया है, वो दरबारों पर बैठ गया है और वो काम काज से चला गया है। तो इस तरह के ड्रामे, इस तरह की जो क्लिप्स हैं वो बनाने बंद करने चाहिए, बल्कि इसका एक पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहिए कि अगर किसी को ज़हनी बीमारी हो जाती है तो इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है, वो मुआशरे का प्रोडक्टिव मेंबर दोबारा से बन सकता है।
है, और जितना जल्दी इलाज करा लिया जाए उतना ही बेहतरी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। फिर स्कूल्स और कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ पे बात की जानी चाहिए। जिस तरह फ़िज़िकल हेल्थ पे एम्फेसाइज़ किया जाता है, इसी तरह मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो किस तरह अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जिस तरह उन्हें सिखाया जाता है कि वो अपनी सफाई सुथराई का, अपनी जिस्मानी सफाई सुथराई का किस तरह ख्याल रखें, अपनी सेहत के लिए वो क्या स्टेप्स लें, इसी तरह उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि वो अगर उन्हें कोई स्ट्रेसफुल इंसिडेंट का सामना करना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का प्रेशर आ जाता है, तो वो किस तरह इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी ज़हनी सेहत का किस तरह ख्याल रखें। तो ये चीज़ें भी स्कूल में सिखाई जानी चाहिए। फिर जो लोग इन मसाइल से गुज़र रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करें। वो बताएं कि वो शुरू में किस तरह के मसाइल का सामना कर रहे थे, क्या क्या अलामात थी, वो किस तरह के फ़ेज़ से गुज़रे, क्या कुछ हुआ उनके साथ, और उसके बाद जब उन्होंने दवाइयाँ ली या किसी से काउंसलिंग ली तो वो कितना बेहतर ज़िंदगी गुजारने लग पड़े। फिर फैमिली के लिए अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए। फैमिली को प्रॉपरली एजुकेट किया जाना चाहिए अबाउट साइकाइट्रिक इलनेसेस, ताकि वो एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकें टुवर्ड्स दैट मेंबर जिसको कोई साइकाइट्रिक इश्यूज़ हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको नहीं मालूम साइकाइट्रिक इश्यूज़ के बारे में, प्लीज़ किसी को ये एडवाइस मत करें कि ये दवाइयाँ लेना छोड़ दो, दवाइयों का ज़्यादा नुकसान है, दवाइयाँ तुम्हें पागल कर देंगी, तुम्हें किसी काबिल नहीं रहने देंगी। प्लीज़ ऐसे मशवरे मत दीजिए। अगर दवाइयाँ कम करनी है तो ये एक माहिर इमराज़ नफ्सियात को प्रॉपर एवेलुएशन के बाद ही डिसाइड करना है, अदरवाइज़ आपने उसको इस तरह के मशवरे नहीं देने। और दूसरा, जो लोग ज़हनी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं उनको पागल या साइको मत कहा जाए, क्योंकि ये जो पागल और साइको के लफ्ज़ हैं ये उनके एस्टीम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मनफी जज्बात लेके आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इन चीज़ों से और वो बात करना छोड़ देते हैं। कोई आपसे अपना आप शेयर कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, उसको ऐसा लग रहा है कोई उसे समझ नहीं पा रहा, उसे अपना आप बहुत कमतर महसूस हो रहा है और उसे ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्यालात आ रहे हैं, तो खुदारा उसे इस बात पे जज मत कीजिए। उसे ये ना कहिए कि वो पागल हो गया है या वो इस तरह की बातें क्यों सोच रहा है। उसे उसके साथ खड़े हुइए, उसे ये बताइए कि आप उसके साथ खड़े हैं, आप हमेशा उसकी हेल्प के लिए मौजूद हैं, और उसे किसी माहिर इमराज़ नफ्सियात के पास लेके जाइए, क्योंकि ये रियल बीमारियां हैं और इनका जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना ही जल्दी बेहतरी के चांसेस होते हैं। अगर इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।